नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट के लेक्चर नंबर 5 में। हम लोग बेसिक मैथ्स का काम कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 5 में आज आप बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो सिर्फ नीट पर्पस से आपको जितना ज़रूरी है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए उसी के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 4 तक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में और लॉगरिथम के बारे में बताया गया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ वहाँ जा कर के चैनल पे पहले उन 4 लेक्चर्स को, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री भी लास्ट में बताया गया है, तो उन सबको पहले देख लीजिए और उसके बाद फिर आप यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम को देखेंगे। बायनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स में एक थ्योरम है और उसके एप्लीकेशंस होते रहते हैं फिजिक्स में, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है, और एक दो एग्जाम्पल भी करके बताएंगे आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ रखा है, 7th में, 9th में, 10th में, कई जगह पर बच्चे पढ़ते हैं इसके बारे में। और तो उनके प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स वो भी काफ़ी जगह यूज होगा आपका, खास करके काइनेमेटिक्स और भी कई जगह पर फिजिक्स में यूज होगा, तो हम लोग इसके बारे में भी एक बार रिविजन करेंगे। एक प्रोग्रेशन थ्योरी है जिसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है बट उसका फिजिक्स में कहीं यूज नहीं है, सो हम लोग सिर्फ अपने आप को एपी एंड जीपी तक ही कन्फाइंड रखेंगे कि इनमें कैसे कैसे क्या क्या टर्म्स आपको जानने हैं, क्या फार्मूला जानना है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। और फिर लास्ट में हम लोग डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं तो उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जो आपको काफ़ी जगह फिजिक्स में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम में तो देखिए बेसिकली यहाँ पर एक एक्सपेंशन जैसा रूल होता है। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो आप सबने इसको पढ़ रखा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ये भी एक तरह का बायनोमियल एक्सपेंशन हो गया। ऐसे ही अगर हमने पावर को बढ़ा दिया, पावर 3 किया, तो ये भी आपने पढ़ रखा है, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे ही आप पावर बढ़ाते जाएंगे तो आप जो है इसके एक्सपेंशन में कई सारे नंबर्स को लिखते चले जाएंगे, है ना। तो अब यहीं पर हम अगर इस यहाँ पर ये जो पावर आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर 2 था, 3 है, ऐसे ही 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसका एक्सपेंशन लिखिए ए प्लस बी का पावर एन, एन के फॉर्म में, ठीक है, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे आपको, n प्लस 1 टर्म आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पावर 2 है तो 3 टर्म आए हैं, पावर 3 है तो 4 टर्म्स आए हैं, पावर n होगा तो n प्लस 1 टर्म्स आते हैं, ठीक है। तो आपको उतना ज़्यादा नहीं सोचना कि इसका क्या आएगा कैसे आएगा, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा बता दूं कि a टू द पावर n चला जाएगा, फिर n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, फिर प्लस आपका ये n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और फिर उसके बाद a का पावर n माइनस 2 एंड b का स्क्वायर n, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स आएंगे और लास्ट में फाइनली आपको b टू द पावर n ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, है ना। तो फिर यहाँ पर इसी को बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरी है जिसमें आपको ये चीज़ जानना होगा कि अगर हम यहाँ पे 1 रखें और यहाँ पर x रखें, ठीक है, 1 रखें प्लस x रखें, और फिर आपका पावर अगर हमने n किया है, फिर हमने पावर अगर n किया है, तो ये चीज़ 1 प्लस, चूंकि 1 की पावर n तो वो तो 1 ही होता है ना। और उसके बाद जो टर्म्स आएंगे आपके n इंटू एक्स आ जाएंगे, आगे भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे डॉट डॉट डॉट, लेकिन उन टर्म्स में क्या होगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा, फिर क्या आएगा, एक्स की पावर 4 आएगा। तो यहीं पर हम लोग क्या कहते हैं कि अगर x इज मच मच स्मॉलर देन 1, इस x की वैल्यू अगर 1 से बहुत बहुत छोटी हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, हाइयर पावर ऑफ x के टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसके बाद जो एक्स स्क्वायर के टर्म्स आते हैं, एक्स क्यू के टर्म्स आते हैं, एक्स 4 के टर्म्स आते हैं, तो उन सबको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका बचता क्या, सिर्फ यही 1 प्लस एन एक्स। तो इसी को ध्यान में रख करके बनाया गया है बायनोमियल थ्योरम, और उसी के एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में होंगे। तो इफ x इज मच मच स्मॉलर देन 1, तो फिर आप कह सकते हैं कि दिस 1 प्लस एक्स की पावर n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू
1 प्लस एन इंटू एक्स, मतलब सिंपल ये पावर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब एक्स मच मच स्मॉलर देन 1, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसी से और मिलता जुलता फॉर्मूला आपको और याद रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और तो और अगर पावर आपने माइनस में दे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आके मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसी तरह से यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये भी 1 माइनस माइनस प्लस एन एक्स, इस प्रकार से। तो ये 4 फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए फॉर नीट फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको कई जगह ये इनमें से कोई भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट तभी होगा जब x की वैल्यू क्या हो, बहुत बहुत छोटी हो, किससे, 1 से। ठीक है, 1 से बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इतने अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं इस पर 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ और फिर उस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी वैल्यू आप बताइए कि लगभग में कितना आएगा, 999 टू द पावर 5, तो क्या आप डायरेक्ट बता सकते हैं? बहुत मुश्किल है, लेकिन बायनोमियल थ्योरम को अगर आप अप्लाई करें तो देखिए कैसे हो जाएगा। तो आपको निकालना है 999 की पावर 5। ठीक है, तो 999 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ से 1000 को आपको कॉमन करना है। तो 1000 को अगर आप कॉमन करेंगे बाहर आएगा, तो ये पावर इसके साथ बाहर आता है, तो ये पावर इस पे भी चढ़ जाएगा। ओके, और फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो आपने 1 कॉमन कर लिया था, 1000 कॉमन कर लिया था तो 1 बचा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1000। ठीक है, यहाँ पर से 1000 आपने उठाया तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये ऐसा कुछ आ गया। इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 5, कितना हो गया 15। और यहाँ पर आ जाइए, ये क्या लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये जो है टर्म, आप देखो कि ये टर्म x को रिप्रेजेंट करेगा, 1 माइनस एक्स की पावर होल पावर इज 5। तो ये x तो 1 से बहुत छोटा हुआ ना, ये असल में क्या हुआ 1/1000। ठीक है, तो 1 से तो बहुत छोटा हुआ, तो आप यहाँ पे बायनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। तो बायनोमियल में क्या हुआ, ये पावर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन गया 5/1000, है ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1000 माइनस 5, तो 995 बाई 1000, तो आप देखिए बड़ी आसानी से आप बता पाएंगे कि 995 इंटू, ये यहाँ पर इसका 3 है तो 12 कर सकते हैं आप, और अगर साइंटिफिक फिगर में लिखना चाहें तो 9.95, तो 10 की पावर 14। देखिए आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बायनोमियल की सहायता से आप इस तरह के कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। अगर मैं कहूँ 1005 टू द पावर 10, तो इसका आंसर क्या होगा, इसी प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो आप इसका आंसर बता के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह के एप्लीकेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, आपको याद रखना है ये 4 फार्मूला। 1, उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख सकता हूँ, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन एक्स, एंड 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू, ये जब यहाँ आएगा तो ये प्लस माइनस में और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, लेकिन ये कब वैलिड होगा, वैलिड व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। ओके, तभी इसको आप अप्लाई करेंगे, वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, जैसे कि यहाँ पे 1/1000, इस तरह की बात है। ठीक है, तो क्लियर है, आप इसको समझ लें और उसके आधार पर इसको बना के देखें। मैं थोड़ा सा हिंट जरूर करना चाहूँगा यहाँ पे, इसको आप देखिए ऐसे ही तोड़िए, 1000 प्लस 5 बना दीजिए, पावर 10 तो रहेगा, है ना। और उसके बाद क्या करना है, 1000 उसी तरह से कॉमन करना है, कॉमन कर लेंगे तो बताइए यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा है क्या। और अब आप अप्लाई कर लीजिए बायनोमियल।
और फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए 0 नहीं होना चाहिए, जहां पर ए जो है बिल्कुल भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ए बी सी वास्तव में है क्या, तो ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी सी आर एनी कॉन्स्टेंट नंबर, देन ये जो आपका इक्वेशन है, देन दिस इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे देखिए ए की जगह हमने क्या रखा 2, ये हो गया 2x स्क्वायर। देखिए बी की जगह हमने रखा -4, तो -4x हो गया, और सी की जगह हमने रखा 5, तो +5 हो गया इक्वल टू 0। सो दिस इज ये देखिए फॉर्म क्या होता है, ये इस फॉर्म का है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला गया। ओके, उसी तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, 3x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो गया, ए की जगह 3 आ गया, बी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और सी की वैल्यू क्या हो गई -4 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 हो गई। तो ये सारे क्या लिखे हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखे हुए हैं। तो कभी भी आपको कहीं भी इस तरह के इक्वेशंस नजर आए तो आप इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खास बात क्या है, एक्स का पावर हमेशा क्या रहेगा 2 रहेगा, और इसके साथ जो कॉफिशिएंट होंगे वो कभी भी 0 नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उनके 2 रूट्स हमेशा होंगे, 2 रूट्स हमेशा होंगे। दोनों रूट रियल हो सकते हैं, दोनों रूट इमेजिनरी हो सकते हैं, है ना। एक रियल, एक आप पढ़ेंगे जैसे टाइम में अगर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो टाइम में एक पॉजिटिव आ गया एक निगेटिव आ गया, है ना। तो रूट्स एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ सकते हैं, लेकिन रहेंगे रियली। और इमेजिनरी आएंगे तो दोनों इमेजिनरी आएंगे, रूट इक्वल भी आ सकते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें होती है रूट्स के साथ, आपने पढ़ रखा है पहले भी। तो बस देख लीजिए जल्दी से, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अल्फा एंड बीटा। नॉर्मली अल्फा एंड बीटा से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस तरह के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना। तो जब आप एक्स की वैल्यू को निकालोगे तो द वैल्यू ऑफ एक्स अल्फा आएगा और बीटा आएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा आएंगे, और ये इस प्रकार से आएंगे कि ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इन्हीं कॉफिशिएंट्स के रूप में -b/a निकल के आएगा, और अल्फा इंटू बीटा आएगा c/a। तो अल्फा प्लस बीटा को आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, और भी इसमें थोड़ी सी कुछ बातें हैं, और यहाँ तक अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये सब भी याद रखना होगा कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो फिर ये जो अल्फा है आपका, दिस अल्फा मतलब एक रूट और दूसरा रूट बीटा, इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी। तो इनकी वैल्यूज आपको याद रखना होगा कि अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, और उसी तरह से बीटा क्या हो जाएगा, तो -b और यहाँ पर आ जाएगा माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो अल्फा बीटा ये 2 रूट्स होंगे, और इनकी वैल्यूज आप इस तरह से लिख सकते हैं। जहाँ ये जो रूट के अंडर में है बी स्क्वायर -4ac को कैपिटल डी से आप डिनोट कर सकते हैं, जो कहलाता है डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ इस डिस्क्रिमिनांट को चेक करने से आपको ये 3 केस मिलते हैं। डिस्क्रिमिनांट हो सकता है या तो पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन 0 हो, तो ऐसी स्थिति में जो अल्फा और बीटा होंगे दोनों रियल आएंगे और डिफरेंट आएंगे। मतलब अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट में सॉल्व होके कुछ ना कुछ तो आएगा, तो -b प्लस कुछ ना कुछ डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ पे -b माइनस कुछ ना कुछ डिवाइड बाई 2 है। सो आपको 2 वैल्यू अलग अलग मिलेंगे और दोनों रियल वैल्यू होंगे। अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो यहाँ भी वही 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, तो ऑफकोर्स अल्फा बीटा क्या होगा, सेम हो जाएगा, -b/2a दोनों जगह आएंगे। सो हमने लिखा अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड इक्वल होंगे। तो 2 रूट अभी भी हैं, बट दोनों रूट आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं। जैसे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कहीं 1 लिखा हुआ है और आपसे मैं पूछूंगी बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहिएगा सर एक्स की वैल्यू 1 हो गई। तो सिर्फ 1 कहना गलत हो जाएगा। आपको यहाँ ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x के 2 वैल्यूज होंगे, तो आपको कहना है 1,1 दोनों इसके आंसर्स होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको लेके चलना है। इन शॉर्ट ऐसे भी समझ सकते हैं आप, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम कहें ए स्क्वायर,
इसी का एप्लीकेशन है। तो आपको यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर एक तो आपको वैल्यू a आ जाएगा, और अगर आप ध्यान दो तो माइनस a भी आ जाएगा, है ना, यहाँ पर इस वाले के लिए। तो एक्स स्क्वायर, तो एक वैल्यू सिर्फ आप अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो आपने अगर सिर्फ a लिख के छोड़ दिया तो आपने एक रूट मिस कर दिया। क्वाड्रेटिक है ना, दो रूट आएंगे, इसीलिए यहाँ पर प्लस ए भी इसको सेटिस्फाई करेगा और माइनस ए भी, तो प्लस माइनस ए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी आपको। हाँ सॉरी, यहाँ पर भी आपका ये मिस्टेक हो गया, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसी तरह से है तो एक 1 आएगा और माइनस 1 आएगा। ठीक है, हाँ ये चीज़ हो गया। इसके लिए कह रहा था अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ मिले तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0,0 ऐसे लिखना होगा। ठीक है, 0 तो सिर्फ 0 नहीं कहेंगे बल्कि 0,0, एक्स स्क्वायर 1 तो प्लस 1 भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस 1 भी आएगा, सॉल्व होकर दो वैल्यू हमेशा आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, तो क्लियर कर लेंगे इनको। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 तो एक्स इज प्लस माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तो एक्स इज 0,0, और फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर ए स्क्वायर तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये सारी बातें हो गई डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज के आधार पे। तो क्वाड्रेटिक में ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और फिजिक्स में क्या होता है, जैसे कि अब टाइम वगैरह में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं, तो अगर टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो निगेटिव वैल्यूज को वहाँ टाइम के हिसाब से छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इफ देयर इज क्वाड्रेटिक equation in time, then negative value of time will not be accepted। उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कहाँ, तो जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि फिजिक्स में ही आप टाइम के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाते हैं। और भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो निगेटिव नहीं हो सकती और मैथमेटिक्स से उसके कुछ निगेटिव वैल्यू आ रहे हैं तो उसे आपको वहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं। तो प्रोग्रेशन के बारे में समझते हैं थोड़ा। इसमें दो तरह के प्रोग्रेशन यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। एक कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में आप एपी लिखते हैं। तो एक सीरीज होती है, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट, इस तरह से अगर कोई भी सीरीज आपको दिखाई दे तो हम लोग कहेंगे कि ये जो सीरीज हुआ ये किस में हुआ, एपी में हुआ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसी को। जैसे आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा से समझिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 3 ऐड होता जा रहा है। 2 + 3 5 हो गया, 5 + 3 कीजिए 8 हो गया, 8 + 3 कीजिए 11 हो गया। अगला टर्म क्या आएगा, 11 + 3 मतलब 14, अगला 17। तो इस तरह से वो सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये जो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज। ओके, दूसरा एग्जांपल से भी समझिए, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20, मतलब क्या है, 5 5 का एडिशन होता जा रहा है। 5 फिर 5 जोड़ दीजिए, फिर 5 जोड़ दीजिए, आ रहा है। ठीक है, अगला क्या आएगा 25, अगला क्या आएगा 30 एंड सो ऑन। तो ये हो जाता है। जहाँ पर ये जो पहला टर्म आपका जो भी कहलाता है, ये ए हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, विच इज नोन एज फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, और डी जो ऐड होता जा रहा है उसको आप क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस कॉमन डिफरेंस को कभी भी किसी भी सीरीज में अगर निकालना होगा तो आप चाहें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी nth टर्म उठाइए और माइनस उसमें करना होगा उससे पहले वाला टर्म। सो n माइनस 1th टर्म, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। जैसे मैंने उठाया, जैसे ये कहलाता है पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैंने उठाया चौथा टर्म और माइनस तीसरा टर्म, तो 11 माइनस 8 करेंगे तो भी 3 आएगा। अगर आप तीसरा टर्म उठाते हैं माइनस दूसरा टर्म करते हैं 8 माइनस 5 करते हैं 3, तो भी आएगा आपको। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 माइनस 2 3, तभी आएगा, है ना। तो वही बात इसमें भी है। तो यहाँ पर जो आपको एक याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपको कोई भी एपी दिया हुआ है, आपसे पूछूं मैं इसका बताइए कि 20वां टर्म क्या होगा, यहाँ तो सामने क्या दिख रहा है 1 2 3 4 4 टर्म ही दिख रहा है ना। आपसे मैं पूछूं कि 20वां टर्म क्या होगा, तो आप लगातार लिखने तो नहीं जा सकते 20 तक, तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और वो फॉर्मूला है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी इज a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, है ना। तो अगर जैसे मैंने इसका 20वां टर्म कहा, 20वां टर्म इसका पहला वाले का मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा a + n - 1 × d, तो a क्या हो गया 2 फर्स्ट टर्म, n - 1 20वां कहा मैंने, तो n की वैल्यू 20 हो गई, और d मतलब 3,
तो 2 प्लस 19 इंटू 3 तो क्या हो गया 59। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसका पूछ लूँ आपसे 10वां टर्म पूछ लूँ, क्या होगा? फर्स्ट टर्म 5n-1, 10वां टर्म तो 10-1 और इंटू डी, तो डिफरेंस यहाँ पर क्या है 10-5, तो 5 इक्वल टू कितना हो गया 50 ऑफकोर्स, है ना। तो इस तरह से हमें nth टर्म निकालने की जरूरत जगह जगह फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स में पड़ जाती है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का हेल्प लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, है ना। दूसरा एक सीरीज है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ तक ठीक से समझ लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए आगे दूसरा हो गया आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अबाउट जीपी। तो कोई भी सीरीज, यहाँ भी एक सीरीज आएगी और उसका फॉर्म कैसा होगा इस प्रकार का, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से आर क्या होगा मल्टीप्लाई होता जाएगा, कोई एक नंबर जो होगा ना वो प्रीवियस नंबर में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई सीरीज बन रही है तो वही कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल से समझिए ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे 1 इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बन गया, 2 फिर मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, 2 फिर से मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गया, 2 फिर से मल्टीप्लाई हुआ, फिर से अगला टर्म क्या आएगा 32, फिर अगला क्या आएगा 64 एंड सो ऑन। उसी तरह से ऐसे भी हो सकता है, हाफ मल्टीप्लाई हो गया तो ऐसा हो गया, फिर हाफ मल्टीप्लाई हो गया ऐसा हो गया, फिर हाफ मल्टीप्लाई हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका जो यहाँ पे ए कहलाया वो क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और ये जो आप देख रहे हैं कि जो टर्म जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलना है कॉमन रेशियो, उसको क्या बोलना है कॉमन रेशियो, वो आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, तो कोई भी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, इस तरह से आप निकाल सकते हो। मतलब nth टर्म डिवाइडेड बाय n-1th टर्म, तो इस तरह से आपका वो कॉमन रेशियो निकल आएगा। तो ये जो जिसमें कि कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जैसे इसमें क्या है 2 है, तो आप इसको इंक्रीजिंग जीपी नाम दे सकते हैं, और जिसमें कॉमन रेशियो 1 से कम हुआ उसको आप डिक्रीजिंग जीपी नाम दे सकते हैं ना, क्योंकि अगला वाला जो टर्म आएगा वो कम होता जाएगा इसलिए। तो आपको जो फिजिक्स में यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट का होगा यहाँ पर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ डिक्रीजिंग जीपी का। ओके, इंक्रीजिंग जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म नहीं पढ़ना है वो आपको, वो ऐसे भी इन्फिनिटी आएगा, तो जो भी आएगा वो डिक्रीजिंग का आएगा। ओके, ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन ये आपको अंडरस्टूड रखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या होता है फॉर्मूला याद रखिए, a/1 - r। अब जैसे इसका एग्जांपल से समझिए, जैसे आपको अगर कहीं पर किसी कैलकुलेशन में ये करने की जरूरत पड़ गई कि 1 + ½ + 1/4 + 1/8 1 ये आपको इन्फिनिटी तक इस तरह से ऐड करना है, कैसे होगा, तो बिना इस फॉर्मूले के नहीं कर सकते आप। तो क्या होगा, पहला टर्म देखिए 1 आ गया, तो ये 11th में भी आपको कई न्यूमेरिकल्स में बनेंगे और 12th में भी बनेंगे, 12th में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो इस पर बनेंगे, एग्जाम में भी बहुत सारा न्यूमेरिकल इस तरह के सम पर पूछा हुआ है, एम्स में भी पूछा हुआ है और नीट में तो पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कैसे जोड़िएगा, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सभी है जीपी में है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1, तो ए ऊपर चला गया, फिर 1 माइनस कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो कॉमन रेशियो क्या है आप देखिए, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर लीजिए, क्या आया हाफ आया, सो हाफ आपका यहाँ पर चला आएगा, और ये सॉल्व होगा तो क्या आ गया 1/2 मतलब 2। तो ये देखिए देखने में लगता है कि पता नहीं क्या आएगा, और देखिए सम होकर के आ गया 2, सो इजी। ठीक, तो एपीजीपी से तो आपको बस इतना सा ही ध्यान में रखना है, और भी बहुत सारी बातें एपीजीपी में होती है बट वो आपको नीट फिजिक्स में यूज नहीं होगा, इसलिए हम उन पार्ट्स को स्किप कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन देख लीजिए, तो अलजेब्रा का ये पार्ट खत्म हो जाएगा। आइए डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। देखिए डिटर्मिनेंट वास्तव में आप इसको एक समझ सकते हैं कि ये एक तरह से नंबर ही लिखा हुआ होता है, लेकिन इसके लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसको रोज और कॉलम में आप लिखते हैं, जो सॉल्व होने पर एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, यही इसका मेन टास्क होता है। तो जैसे कि अगर आपको ये ए बी सी डी 4 नंबर के रूप में दिए गए और इनको वर्टिकल लाइन्स के बीच में इस तरह से रखा जाता है, ऐसे बढ़िएगा तो इनको रो बोलेंगे इस तरह से, और ऐसे जाइएगा तो कॉलम। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 रो हैं, पहले रो में ए बी आ गया, दूसरे रो में सी डी आ गया, और 2 कॉलम भी हैं, ए सी आ गया पहले कॉलम में और बी डी आ गया दूसरे कॉलम में। तो आप इसको 2/2 का डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं। डिटर्मिनेंट जब भी होता है तो ये 2/2 3/3 4/4 ऐसे ही चलेगा, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें इक्वल होते हैं। खैर, तो
सॉल्व कैसे करना है वो हमारा बेसिक पार्ट है। तो यहाँ देखिए करना क्या होता है, अगर ऐसा हमें 2/2 का मिल गया अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का, a इंटू डी कर देना है। यहाँ से यहाँ देखिए मैंने एरो, हर जगह एरो नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं ये मैंने समझाने के लिए बनाया है कि a को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ वाले से जो इसके डायगोनल आ रहा है, a इंटू डी माइनस हो जाएगा, फिर c इंटू बी माइनस कर देना है, या b इंटू सी ऐसे करके। तो देखिए a इंटू डी माइनस कर देना है b इंटू सी, सो सिंपल। तो आप जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं 2 5 1 4 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 5, है ना। तो ये क्या बन गया 8 माइनस 5 दैट इज 3। उसी तरह से यहाँ देखिए 4 इंटू 7 हो जाएगा और माइनस, और 5 इंटू माइनस 1 या माइनस 1 इंटू 5, आप देखिए सॉल्व करके 33। क्लियर है। चलिए तो इस तरह से, तो ये देखिए 2/2 का तो बड़ा इजी हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से 3/3 का कैसे होगा, और मेनली आपको वो 3/3 का ही सॉल्व करना है फिजिक्स में, ज़्यादातर जो आएंगे वो 3/3 के ही होंगे। तो उसमें भी इसी तरह से कुछ चलेगा, जैसे A B C D E F G H और I मान के चलिए हमने ऐसा कुछ बनाया। तो कैसे करना है थोड़ा बड़े अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहला उठा लेना है टर्म A, फिर क्या करना है, इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है। तो जिसको आपने उठाया यहाँ पे वो रो ऊपर वाला छोड़ दीजिए, वो कॉलम ऊपर वाला छोड़ दीजिए। पहला रो पहला कॉलम छूट गया, क्या बचा, अब ये देखिए 2/2 की तरह नहीं आ गया। तो इसको आप सॉल्व करना तो जानते हैं, e इंटू आई, फिर माइनस कर दीजिए ये वाला h इंटू एफ, ये हो गया ये पार्ट। अब उठाना है इसको b, तो इसको उठाने से पहले, सेकेंड वाले को उठाने से पहले एक माइनस आपको लिखना पड़ेगा। ये रूल है, हर जगह आपको ये रूल फॉलो करना है। सेकेंड वाला जब उठाएंगे तो माइनस, तो यहाँ से प्लस माइनस, अब फिर जब उठाइएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये वाला उठाएंगे, माइनस लगाया, और अब ये वाला रो छूटेगा और ये कॉलम छूटेगा, ठीक है। तो बचा क्या, अब ये वापस जिंदा हो गया, देखिए तो डी एफ जी आई ये बच गया। तो डी इंटू आई उसी तरह से सॉल्व करना है, डी इंटू आई, बड़े अच्छे से देखते जाइए, डी इंटू आई, फिर माइनस करना है, क्या करना है माइनस, जी इंटू एफ, इधर जी इंटू, फिर अब एक और बच गया, तो सी कहा था ये वाला, फिर से प्लस साइन से उठेगा सी। तो इस बार ये रो तो खत्म है ही, और अब ये कॉलम इस बार काउंट नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बचा गया, देखिए ये बच गया डी ई जी एच, मतलब डी इंटू एच माइनस क्या हो जाएगा जी इंटू ई। तो इस तरह से फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल करके देखिए, नंबर्स पर अप्लाई करिए इसको, जैसे 2 4 0 1 5 7, चलिए 0 यहाँ नहीं देते हैं, 0 इधर कहीं दे देते हैं, और 2 1 2। तो आसान दिया, तो इसको सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपने इस नियम को सीखा कि नहीं सीखा। तो वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। हो गया, अब मैं सॉल्व करता हूँ, मिलाइएगा। 2 पहला मैंने उठाया, ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, छूट गया। देखिए 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 7 7, फिर क्या हो गया -4 इंटू, ये वाला उठाया तो माइनस लगाया और फिर 4 लिखा, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। तो 1 इंटू 2 2 इंटू 7, फिर आपका ये 1 हो गया, उठाया प्लस में, फिर ये खत्म ये खत्म, तो 1 माइनस 0, सॉल्व कीजिए, -14, फिर क्या हो गया -12, तो माइनस माइनस प्लस, 12 इंटू 4 48, और फिर यहाँ पे +1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 49 माइनस 14 35 आंसर हो गया। ठीक है, आया आपका 35। चलिए आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको एक आध होमवर्क और दे दिया जाए जिससे आप उसको भी सॉल्व कर पाए, जैसे 4 2 9 0 1 7 2 5 3, ये कितना होगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। और आगे थोड़ा सा एक और डिस्कस कर दें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसका डायरेक्ट बिना सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं। तो वो बात ध्यान में रखिएगा। तो मैं इसको नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अगर कोई भी डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ आ गया 2 1 5 1 6 7 और फिर से 2 1 5 आ गया, मतलब कभी भी दो रोज एक जैसे एकदम एग्जैक्टली एक जैसे आ गए, या फिर इनके मल्टीपल भी आ गए, अगर 2 1 5 नहीं भी होता
इनका मल्टीपल होता है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 से मल्टीप्लाई करो 10, ऐसा ऐसा भी होता तो भी मतलब क्या है कि 2 आप इन सब से कॉमन ले सकते हो और फिर यही बन जाएगा। तो ये सारी वैल्यू जिसमें दो रो या तो एग्जैक्टली सेम हो या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल में हो, 1 2 3 4 हाफ किसी चीज़ से भी गुना कर सकते हो, तो दे विल ऑलवेज बी जीरो। आप चाहे तो इनको सॉल्व करके देखिएगा, जैसे जो तरीका बताया सॉल्व करने का उस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, आपको हमेशा देखिएगा ये भी जीरो मिलेगा ये भी जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही रोज के साथ भी हो सकता है और ऐसे ही कॉलम्स के साथ भी हो सकते हैं। तो कॉलम्स के साथ क्या कैसे, तो कॉलम्स के साथ जैसे 1 3 5 2 1 4 और यहाँ पे फिर से 1 3 5 ये कर दो, या फिर इनके मल्टीपल्स के हिसाब से जैसे कि 1 3 5 है ही, 2 1 4 है ही, 2 1 4 ये कुछ भी रहे इससे मतलब नहीं है, आप चाहे तो बदल सकते हो, 20 कर सकते हो, 20 ज़्यादा हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, तो इधर ही 4 कर लो इधर ही 5 कर लो और 4 रहने दो, मतलब इस तरह से। अब ये वाला जैसे इसको मैंने 2 से गुना कर दिया, 2 ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते चले गए ये, तो यहाँ से भी जब मैं 2 कॉमन उठाऊंगा तो ये तीनों से 2 कॉमन उठ के बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों सेम सेम हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। आप चाहें तो इंडिविजुअली भी सॉल्व करके देख सकते हैं, तो आपका एक थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अलजेब्रा में आपको जो ज़रूरत थी नीट फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए तो वो इतना ही है, और आप इसको अच्छे से देखिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पढ़ाई समझ में आ रही है लाइक बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें। जो वीडियो मैं आपके लिए इसी तरह से बनाता रहूँगा थ्रू आउट होल नीट सिलेबस का, और देखिए जहाँ तक हो सके आपको फ़ायदा पहुँचाने की पूरी कोशिश होगी हमारी। मन से पढ़िए, खाया पियो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।